वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है। आज का क्लास नंबर 3 है। अगर आपने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, क्योंकि रिवीजन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जो हमने पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाता है, तो उन कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर करते हैं, हम उनको प्रैक्टिस के थ्रू दूर करते हैं। तो जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन हैं वो रिवीजन क्लासेज में मैं आपको करा रहा हूँ। तो रिवीजन क्लासेस आपको करनी है, मिस बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करें इस माइंड बाउल कॉन्सेप्ट की, ये आपका लीकेज है। ये थोड़ा सा पार्ट है जो आपको और नया इसमें भरना है। जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से बस इतना ही भर सकते हो आप। तो लेकिन लीकेज आपका ज़्यादा है तो आप इसको पहले रिफिल कीजिए और इसको छोड़िए। और अगर किसी स्टूडेंट का 15 के बाद अगर एग्जाम पढ़ रहा है तो वो थोड़ा बहुत कुछ नया पढ़ सकते हैं, अपने इस माइंड बाउल में डाल सकते हैं। तो वो क्या करें, सिर्फ और सिर्फ वकैब पढ़े या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर उनकी छूट गई है तो वो चीज़ें ढूंढ के वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैथ पे, रीजनिंग पे फोकस करें और जीके पे फोकस करें। करंट अफेयर्स पे थोड़ा बहुत ये वक्त है आपका फोकस करने का। और करंट अफेयर को लेके मैं एक बात बता दूं, स्टैटिक जीके का मैं अभी 1-2 वीडियो और बनाऊंगा। करंट अफेयर का जो है मेरे पास जो है मैटर है पूरा, मैं आपको आज रात को या कल सुबह तक पूरा का पूरा जो जनवरी से लेके अभी तक का करंट अफेयर है उस पर मैंने एमसीक्यू तैयार कर लिया है। वो पूरा एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का जा सकता है। इसको मिस मत कीजिएगा, इसमें से आपको सीधे डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बात करें जो है टीयर 2 क्लासेस की। टीयर 2 क्लासेस हमारी एग्जाम खत्म होने के 3 से 4 दिन बाद स्टार्ट होगी। तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रखिएगा। अगर किसी का एग्जाम पहले खत्म हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, अपना टाइम मत खराब कीजिएगा। 1-2 दिन का रेस्ट लेने के बाद अब इन्हीं क्लासेस को जो आपने कर रखी है इनको वापस से रिवाइज कीजिएगा। फिर जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो हम लोग आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप वीडियो को 1 मिनट 1.5 मिनट स्किप करके अपना कंटेंट देखिए। अब बात करें जो है एसएससी सीजीएल 2018 या फिर जो नेक्स्ट ईयर के एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है। हम उस चैनल पे 5 मंथ्स की 2 शिफ्ट पढ़ाने वाले हैं। इसमें क्या होगा, वीडियो शेड्यूल्ड होगा। आपको मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग इन सब के लेक्चर टाइम बाउंड मैनर में दिए जाएंगे कि मंडे को 7 बजे मैथ का ये लेक्चर आना है, ट्यूसडे को जीके का लेक्चर आना है, या इसी तरीके हर चीज़। ये ऑफलाइन कोचिंग की आपको फील देगी। हम ई बुक और सारा का सारा पीडीएफ मटेरियल अपना पूरा का पूरा प्रोवाइड करेंगे और ये सारा का सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। हम आप लोगों को सारा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जिससे आप अच्छे से एसएससी सीजीएल एग्जाम एक बार में क्रैक कर सको, आपको दोबारा ना देना पड़े। तो 2 शिफ्ट हम इसीलिए चला रहे हैं कि एक बार आप पढ़ो, दूसरी बार आप रेक्टिफाई करके उसमें परफेक्शन हासिल करो। तो इस चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कार्ड में मिलेगा, एंड स्क्रीन में मिलेगा। आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाउट क्रिएट करते हैं एग्जाम में, दिमाग में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। टुडे स्टूडेंट्स शुड रिकॉन्साइल देमसेल्फ द वे थिंग्स आर चेंजिंग। अब यहाँ पे आपको लेना है रिकॉन्साइल के साथ विथ ले, टू ले, फॉर ले या फिर एट ले। रिकॉन्साइल का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, समाधान करना। तो रिकॉन्साइल अगर हिंदी में बात करें तो कई सारी इसकी मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉन्साइल का मतलब होगा वो मतलब होगा सामंजस्य स्थापित करना। टुडे स्टूडेंट शुड रिकॉन्साइल देमसेल्फ। स्टूडेंट को अपने आप को जो है रिकॉन्साइल, सामंजस्य स्थापित करना चाहिए जिस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही है। तो रिकॉन्साइल विथ होता है, तो यहाँ पे आपको विथ यूज करना पड़ेगा। विथ और टू में कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखिएगा, रिकॉन्साइल के साथ विथ आता है। नेक्स्ट है मेडिटेशन इज ए बेस्ट वे ऑफ काम योर नर्वस, वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा चीज समझना पड़ेगा कि बेस्ट का मतलब क्या होता है। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसमें से ए बेस्ट एंड बेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ तो काट लोगे, लेकिन अक्सर करके हम वन ऑफ द बेस्ट आम भाषा में बोलते रहते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। तो बेस्ट के साथ फिर वन ऑफ द बेस्ट नहीं होता, क्योंकि बेस्ट बेस्ट होता है, वो हमेशा सुप्रीम है। तो वन ऑफ द बेस्ट, कई सारे बेस्ट नहीं हो सकते। बेस्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें, उसमें एक चीज बेस्ट है। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट आएगा, सॉरी मेडिटेशन इज द बेस्ट होगा, वन ऑफ द बेस्ट नहीं आएगा। तो इसका बी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट है द वर्क वॉज रेस्ट्रिक्टेड, हैम्पर्ड, प्रिवेंटेड, ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द रेंज। अब इस चीज को समझिए कि कितना डाउट क्रिएट होता है। आपको क्या लगता है कि जो चारों दिए हुए हैं आपको ऑप्शन, ये चारों सिनोनिम्स है, रिस्ट्रिक्टेड, प्रिवेंटेड, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड हैम्पर्ड। सबका मतलब किसी ना किसी तरीके को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हर वर्ड अपने में यूनिक है। आपको हर वर्ड्स का मतलब प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको सही नहीं कर सकते हो। देखो मैं एक बार बताऊं कि रिस्ट्रिक्टेड कहाँ लगता है। आपने कभी देखा होगा कि कहीं गेट वेट पे लिखा रहता है, या फिर कहीं आप चले जाते हो तो लिखा रहता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो अगर आपको किसी एरिया में किसी जगह जाने से रोका जाए तो वहां पे यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। प्रिवेंटेड,
प्रिवेंटेड होता है जब किसी चीज को होने से रोका जाए, जैसे कोई एक्शन है ना, वो जैसे एक्सीडेंट वगैरह है, अगर इसको होने से रोकना है तो वहां पे प्रिवेंटेड होता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, एक्शन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट फर्दर एक्सीडेंट, ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्शन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट फर्दर एक्सीडेंट्स। तो यहां पे इस सेंस में कि आपको किसी चीज को रोकना हो तब वहां पे प्रिवेंट इस्तेमाल करते हैं। हैम्पर्ड का भी मतलब वही होता है, इन सारे का मतलब होता है किसी न किसी तरीके का बाधा डालना। अब हैम्पर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हैम्पर वो होता है जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, फंड की वजह से जो है अगर कमी हो जाए तो हम बोलते हैं कि जो है काम हैम्पर्ड हो गया, फंड की कमी की वजह से काम हैम्पर्ड हो गया, देयर वर्क इज हैम्पर्ड बाई लैक ऑफ फंड। ऐसे हम इसका एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि हैम्पर्ड का मतलब ये होता है किसी चीज की कमी की वजह से कुछ रखना, और ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब ये होता है जैसे आप कहीं जा रहे हो, रोड वगैरह पे किसी चीज की वजह से अगर रास्ता वगैरह ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से अगर रुकावट आ जाए तब हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे जो रेन है वो रास्ते, पाथ या इन सब चीजों में एक तरीके से बाधा बन रहा है, तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा ऑब्स्ट्रक्टेड। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं किसी जगह पे जाने से रोका जाए। प्रिवेंटेड का मतलब ये होता है जैसे एक्सीडेंट वगैरह है उसको होने से रोकना। हैम्पर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज की कमी की वजह से कोई चीज रुक जाना। ऑब्स्ट्रक्टेड रास्ता, पाथ, इन सब चीजों में अगर किसी तरीके की रुकावट हो तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्टेड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे रास्ते की वजह से जो है काम रुक रहा है, यहाँ पे रेन की वजह से रास्ते में कुछ बाधा पड़ रही होगी, बारिश वगैरह हो रही होगी, तब ऑब्स्ट्रक्टेड इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है द एक्सप्लोजन दैट रैक्ड, डिफ्लेटेड, स्टाल्ड, हिंडर्ड द बस, किल्ड 12 पीपल। अब यहाँ आपको समझना होगा जो एक्सप्लोजन है वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। एक्सप्लोड होगा तो नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पे रैक का मतलब होता है किसी चीज को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाना। डिफ्लेट का मतलब होता है टायर वगैरह से हवा निकालना। स्टाल्ड, स्टाल्ड का मतलब होता है कि जैसे आपका बस चल रहा है, ठीक है, बस में ओवरलोड हो जाए तो अगर इसका इंजन बैठ जाए तो वहां पे स्टाल इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। हिंडर का मतलब होता है एक तरीके से बाधा डालना, किसी चीज में रुकावट होना। तो एक्सप्लोजन के लिए यहाँ पे रैक एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। द एक्सप्लोजन दैट रैक द बस किल्ड 12 पीपल, तो ए पार्ट जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है वी हैव टॉक्ड ए लॉट नाउ लेट अस गेट डाउन टू वर्क होता है। क्या होता है? नाउ लेट अस गेट डाउन टू वर्क, चलो काम पे चलते हैं, हमने बहुत बात कर लिया। यहाँ पे और जो फ्रेजल वर्ब है उसके मतलब भी समझ लेते हैं। जो टेक ऑफ होता है, टूक ऑफ होता है, हम प्लेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है जैसे आप जनवरी वगैरह स्टार्ट कर रहे होते, यात्रा स्टार्ट कर रहे होते, तो आरंभ करना सेट ऑफ का मतलब होता है। सिट अप का मतलब होता है किसी चीज के लिए बैठना, काम वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट है द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन, द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन स्विम्स, स्विम, स्वैम, टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि वुड है, ये मॉडल है, मॉडल के साथ V1 फॉर्म आता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, तो यहाँ पे V1 फॉर्म बी पार्ट में है तो स्विम आएगा। नेक्स्ट है द असर शोड अस हाउ टू टेक फोटोग्राफ्स, वेयर टू सिट, व्हेन टू कम्ब आवर हेयर, हाउ टू डांस। यहाँ पे अगर असर का मतलब पता है तो आप आराम से ऑप्शन कर ले जाओगे। बस एग्जामिनर इस वाले क्वेश्चन में ये जानना चाहता था कि क्या आपको असर का मतलब पता है। असर का मतलब होता है एक तरीके से जो है बातचीत कराने वाला, बातचीत कराने वाला, किसी दो लोगों के बीच में बातचीत कराने वाला। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो पहला है हाउ टू टेक फोटोग्राफ, कि कैसे फोटो लिया जाता है। असर अब बातचीत कराने वाला है तो फोटोग्राफ कैसे लिया जाता है ये क्यों सिखाएगा। वेयर टू सिट, ये जरूर बता सकता है, अगर बातचीत कराने वाला है तो बताएगा ना कि किधर बैठना नहीं है, तो वेयर टू सिट इसका ऑप्शन होगा। व्हेन टू कम आवर हेयर, कब हमें हेयर कम करना चाहिए ये नहीं सिखाएगा। हाउ टू डांस ये नहीं सिखाएगा। नेक्स्ट है आई हैव गिवन हर, आई हैव गिवन हर, इसके आगे ब्लैंक स्पेस है। ए पीस ऑफ वर्क, मेनी वर्क्स, ए वर्क, सम वर्क्स। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो वर्क है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है और इसको आपको सिंगुलर अगर बनाना है या फिर आपको इसको एक तरीके से सिंगुलर या प्लूरल बनाना रहता है तो आपको हमेशा कुछ वर्ड जोड़ने होते हैं। मैंने आपको इस चीज़ को बताया हुआ था। तो इसके पहले ए पीस ऑफ वर्क जोड़ के बनाते हैं, मेनी वर्क्स, ए वर्क और सम वर्क नहीं लिखते हैं, तो इसका ए पार्ट जाएगा। नेक्स्ट है आई जस्ट एम हियरिंग, हैव हियर्ड दैट पीटर इज इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको ना एम हियरिंग और हियरिंग में डाउट नहीं होगा, इसको आप आराम से कट कर लेंगे। हैव हियर्ड और हियर्ड में डाउट होता है। तो मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं, जो जस्ट है ये पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड है। जस्ट, स्टरडे, एगो के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगता है।
इनके साथ हमेशा सिंपल पास का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे जस्ट हर्ड होगा, समझ रहे हैं आप, इसका डी पार्ट जाएगा। नेक्स्ट है टू राइट रेगुलरली, टू राइट रेगुलरली लगातार लिखना, इन प्लीजर, प्लीजर में खुशी में, फॉर द प्लीजर खुशी के लिए, विद द प्लीजर प्लीजर के साथ खुशी के साथ, फॉर प्लीजर खुशी के लिए, इज वॉट सी वॉन्ट्स टू डू नाउ। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, प्लीजर के पहले यहाँ पे द इस्तेमाल नहीं होगा। टू राइट रेगुलरली लगातार लिखना खुशी के लिए, तो के लिए फॉरवर्ड आता है, तो यहाँ पे द इस्तेमाल नहीं होगा, बस ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो इसका डी पार्ट जाएगा, विद द प्लीजर और इन प्लीजर नहीं होगा। नेक्स्ट है I could rather die than joining the gang of terrorists, I should rather die than joining the gang of terrorists, I would rather die, can rather die। तो मैंने आपको सिखाया है, एक बताया था मैंने कि would rather के साथ than का कॉम्बिनेशन आता है, तो यहाँ पे would इस्तेमाल होगा, would rather die than join the gang of terrorists। नेक्स्ट है irregular supply of electricity, अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है इरेगुलर इसकी सप्लाई हो रही है तो इसका जो है नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि उसका वेस्टेज होगा। तो यहाँ पे नतीजे के लिए जो है रिजल्ट वर्ड आएगा। कॉज में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉज और रिजल्ट में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कॉज होगा कि अगर सप्लाई इरेगुलर है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वेस्टेज होगा। नेक्स्ट है हिज फादर इंट्रोड्यूस्ड हिम एट एन इंक्विजिटिव, इनसेंसिबल, इम्प्रिजनेबल, इम्प्रेसिव। यहाँ पे आपको ये देखना है हिज फादर इंट्रोड्यूस्ड हिम एट एन एज टू द गेम ऑफ क्रिकेट। कौन सी एज थी, इनक्विजिटिव इनसेंसिबल एज थी या फिर इम्प्रिजनेबल एज थी या फिर इम्प्रेसिव एज थी। तो इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु। उसके पिता ने जो क्रिकेट का गेम है कब उसे सिखाया, कब इंट्रोड्यूस कराया, कब उसके दिमाग में बैठाया, जब उसके जानने की इच्छा थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जाएगा। सिर्फ आपको अगर इनकी मीनिंग्स पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इनसेंसिबल का मतलब ये होता है कि जब उसको सेंस नहीं था तब इंट्रोड्यूस कराया, या जब वो जानने की इच्छा रख रहा था उस वक्त कराया। तो यहाँ पे आपको जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो ये होगा इनक्विजिटिव। इम्प्रिजनेबल का मतलब ये होता है कि जिसे बंदी ना बनाया जा सके। इम्प्रेसिव आप लोग वर्ड जानते हैं कि इम्प्रेस करना किसी से, इम्प्रेसिव टाइप का। नेक्स्ट है द पेशेंस इज सफरिंग ऑफ स्टोमक एक, एक्सपीरियंसिंग, कंप्लेनिंग, अफ्लिक्टिंग। सफरिंग के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है तो इसलिए यहाँ पे सफरिंग नहीं होगा, एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंस नहीं करता है कोई, अगर उसके स्टोमक में प्रॉब्लम हो रही है तो एक्सपीरियंस नहीं करता है, कंप्लेन करता है, तो यहाँ कंप्लेनिंग ऑफ होगा। अफ्लेक्टिंग का मतलब होता है दुख से भरा होना। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है सी। नेक्स्ट है देयर विल बी ए रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन। यहाँ पे देखिए कि व्हेन आया है, एक तरीके का कंडीशन हो रहा है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो ये है फ्यूचर में, तो दूसरा क्या होना चाहिए आपका, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे अराइव्स आएगा डी पार्ट। ये सब ऑलरेडी मैं आपके साथ कंडीशनल सेंटेंसेस में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ, नोटिस अबाउट, नोटिस फ्रॉम, नोटिस टू द ब्रेड। यहाँ पे आपको एक फ्रेज समझने की जरूरत है, टेक नो नोटिस ऑफ, टेक नो नोटिस ऑफ। इसका मतलब होता है पे नो अटेंशन, ध्यान ना देना, ध्यान ना देना। तो आपको इस फ्रेज का मतलब याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ए पार्ट जाएगा क्योंकि ये फ्रेज है द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरो ने जो है ब्रेड है उस पर ध्यान नहीं दिया, पे नो अटेंशन इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है ही शोज ग्रेट एबिलिटी। यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई जो है एबिलिटी शो करता है इन समथिंग होता है, इन समथिंग, तो इन मैथमेटिक्स होता है। और हम एक तरीके से ये बोलता है कि समवन इज गुड एट सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट का आप नाम ले ले तो गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश होता है। लेकिन अगर हम एबिलिटी शो करने की बात करते हैं तो शोज एबिलिटी इन समथिंग होता है। तो यहाँ पे इनका यूज होगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है देयर इज नॉट, वॉज नॉट, हैज नॉट बीन, हैड नॉट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस सी मूव्ड टू लंदन। जैसे ही आप सिंस देखो, जब आपको ये पता चले कि ये टाइम डिनोट कर रहा है, टाइम के रेफरेंस में इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ये सबसे पहले तो यूज होता है आपका, एक तो परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में आपको कहीं पे भी परफेक्ट टेंस नहीं दिया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है। तो आपका एक कन्फ्यूजन तो यहीं से दूर हो जाता है कि परफेक्ट टेंस है या नहीं है। तो नहीं है तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो यूज होता नहीं सिंस फॉर, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। और आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है इसको हमको प्रेजेंट में रखना है या पास्ट में रखना है। तो देयर हैज नॉट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस ही मूव्ड टू लंदन। ऐसे सेंटेंसेस को आप हमेशा प्रेजेंट में रखते हो, क्योंकि जब ये बात कही जा रही होती है तो एक तरीके से प्रेजेंट का सेंस बनता है। तो यहाँ पे सी पार्ट होगा।
नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स फेल टू सी, माई फ्रेंड फेल टू सी वाई आई शुड राइड द हॉर्स, ग्रेट हॉर्स, गुड हॉर्स, बिग हॉर्स, हाई हॉर्स। यहाँ पे एक फ्रेज होता है हाई हॉर्स। हाई हॉर्स का मतलब होता है कंसाइटेड, घमंडी, घमंडी होना। तो ध्यान रखिए एक फ्रेज है, अगर आपको फ्रेज याद रहेगा तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस को करेक्ट कर ले जाओगे। और एसएससी हमेशा इसी तरीके के क्वेश्चन पूछती है, जैसा कि मैंने कई सारे आपको मॉक कराए हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स कराए हैं, वहां से आपने देखा होगा कि एसएससी एग्जैक्टली यही गलतियां रखती है कि कभी वो फ्रेजल वर्ब रखेगी, कभी ईडियम्स गलत रखेगी, कभी प्रीपोजिशन चार्ट, कभी फ्रेजल वर्ब। तो उनका ये कहते नहीं कि वो इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते एक तरीके से इन सेंटेंसेस को, वो इसमें बहुत गुमराह करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट को। तो आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को सीखना पड़ेगा ताकि आप गुमराह ना हो। नेक्स्ट है 20th, वी वार्नड हर फ्रॉम द डेंजर, अबाउट द डेंजर, अगेंस्ट द डेंजर, ऑफ द डेंजर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आप समझिए इसको कि वार्न समवन ऑफ समथिंग होता है, याद रखिएगा इसको। अलग अलग बुक में इसका एक्सप्लेनेशन गलत है, किरण की बुक में अगेंस्ट दिया हुआ है, जबकि इसका ऑप्शन होगा डी पार्ट ऑफ। वार्न समवन ऑफ समथिंग होता है, तो यहाँ पे लगेगा ऑफ, ध्यान रखिएगा इस बात को। ही assumed her that she would pass, he assured her that she would pass, he ensured and ensured that she would pass। अब यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि assume, assume मतलब क्या होता है, कल्पना करना। he assumed her, उसने उसको कल्पना की, ऐसा नहीं लगेगा। assured her, assured का मतलब होता है तसल्ली देना, तसल्ली, assured का मतलब होता है तसल्ली देना, तो उसने उसे तसल्ली दिया, ये हो सकता है। इंश्योर, सुनिश्चित करना, ये भी शायद लग सकता है दिमाग में, ये हो सकता है। ये इंश्योर का मतलब होता है बीमा। तो आप बी और सी पार्ट में कंफ्यूज हो गए। तो आप किसी को तसल्ली दे सकते हो कि वो पास हो जाएगी, लेकिन किसी को सुनिश्चित तो नहीं कर सकते हो, आपको क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप तसल्ली दे सकते हो। तो जो अप्रोप्रिएट दोनों में से वर्ड होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है वी शुड सीज, स्नीज, साइज एंड सीज अपॉर्चुनिटी एज दे अराइज। सेंटेंस का ये मतलब है कि अगर अपॉर्चुनिटी हमारे पास आए तो हमें उसे जब्त कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए एक तरीके से। यहाँ पे स्नीज का मतलब होता है छींक, तो ये इस्तेमाल होगा नहीं। साइज का मतलब छोटा बड़ा होना, ये इस्तेमाल होगा नहीं। इस चीज़ का मतलब होता है कि जैसे इंजन वगैरह का जो है बैठ जाना और बंद हो जाना, एक तरीके से रुक जाना किसी चीज़ का, ये होता है सीज का मतलब जब्त करना। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो डी पार्ट जाएगा कि वी शुड सीज अपॉर्चुनिटी एज दे अराइज, कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो हमें उसे पकड़ के रख लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है द लेडीज ब्लैक पर्स विच इज ऑन द सेल हैज़ ए ब्यूटीफुल सिमेटिक मोटिव लेआउट पैच कार्ड ऑन इट। यहाँ पे आपको इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। मोटिव का मतलब होता है एक तरीके का डिज़ाइन, तो एक डिज़ाइन एक तरीके का जो है उस पर्स पे कार्व है, बनाया गया है, तो मोटिव यहाँ पे आपका ऑप्शन जाएगा। सिमेटिक का मतलब भी समझ लीजिए, सिमेटिक का मतलब एक तरीके से ढांचा होता है। लेआउट का मतलब होता है प्लान का हम लेआउट बनाते हैं। नेक्स्ट है लेट मी गिव यू एन एडवाइस, सम एडवाइस, एनी एडवाइस, सम एडवाइसेस। यहाँ पे बहुत ईजी सा है, इसका लगेगा सम एडवाइस। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एन और एनी लगेगा कि नहीं लगेगा, एन और एनी नहीं लगता है, ये तो स्पेलिंग ही गलत है, देन इसका सी पार्ट जाएगा। नेक्स्ट है आवर टीचर, आवर टीचर क्लियर ऑफ, क्लियर अप, क्लियर्ड अवे, क्लियर आउट सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम। अब ये वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होगा अगर आपको एग्जाम में आ जाए और अगर आपको इनकी मीनिंग पता ना हो तो। क्लियर अप, क्लियर अप का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्टेट करना, कोई चीज़ बता के जो है अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो वो क्लियर करना। तो ये वो क्लियर्ड है जो यहाँ पे लगेगा, लेकिन बाकी के मतलब भी समझ लीजिए। क्लियर्ड ऑफ, क्लियर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? क्लियर ऑफ का मतलब होता है कि लोगों को किसी जगह से खाली कराना। क्या कराना? क्लियर ऑफ का मतलब होता है खाली कराना, OFF यहाँ पे होगा। क्लियर्ड ऑफ इसका मतलब होता है जब पुलिस नहीं बोलती है, पुलिस लोगों को बोलती है कि जगह खाली कर दो, या फिर और किसी बंदे को जगह खाली करवाने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पे क्लियर ऑफ का इस्तेमाल होता है। क्लियर्ड अवे, क्लियर्ड अवे का मतलब होता है जैसे कोई एरिया है, किसी जगह पे बहुत सारा जो है कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, तो अगर उसको साफ कराना है तन हम क्लियर्ड अवे कहते हैं। और क्लियर्ड आउट, क्लियर्ड आउट होता है कि किसी जगह से तुरंत, मतलब जैसे ही बोला जाए उसी वक्त खाली कर दिया जाए, तब वहां पे इस्तेमाल करते हैं ये फ्रेजल वर्ब क्लियर्ड आउट। तो क्लियर ऑफ, क्लियर अप, क्लियर्ड अवे एंड क्लियर्ड आउट बहुत ही क्लोज मीनिंग रखते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए इनको एक बार और समझ लेते हैं। क्लियर्ड अप का मतलब होता है जैसे कि कोई टीचर वगैरह आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो उसको स्टेट करके समझा के आपको
डाउट को दूर कर जाए, तो ये वो क्लियर्ड अप होता है। और क्लियर अप का मतलब होता है, ये पुलिस वगैरह अक्सर करके बोलते हैं, यहाँ पे डबल एफ होगा, ओ डबल एफ। इसका मतलब ये होता है कि पुलिस नहीं बोलती है कि क्लियर ऑफ द एरिया, क्लियर ऑफ द ये, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। क्लियर्ड अवे का मतलब होता है कि अगर कोई कचरा वगैरह भरा है तो वहाँ से अगर हम उसे साफ ऑफ कर रहे हैं तो क्लियर्ड अवे वहाँ के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर्ड आउट का मतलब होता है कि कोई भी जगह उसको एक बैग तुरंत ही क्लियर करवाने के लिए क्लियर आउट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, साइमन वॉज बींग वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक ए गुड इम्प्रेशन। हैज़ बीन वेरी पोलाइट, इज बिहेविंग, इज बींग वेरी पोलाइट। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, वॉज बींग वेरी पोलाइट एट द मोमेंट, एक तो ये प्रेजेंट टेंस में बात की जा रही है तो वॉज बींग नहीं लगेगा, हैज़ बीन। साइमन हैज़ बीन वेरी पोलाइट, यहाँ पे आपको बस यही समझने की जरूरत है कि हैज़ बीन लगेगा, इज बींग लगेगा कि इज बिहेविंग लगेगा। पहले तो मैं ये पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं कि साइमन इज बिहेविंग वेरी पोलाइटली, अगर इज बिहेविंग लगाओगे तो यहाँ पे आपको पोलाइटली यूज करना पड़ेगा, लेकिन भरना आपको ये है तो ये नहीं होगा, इज बिहेविंग वेरी पोलाइटली होगा। तो इज बिहेविंग अगर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरी पोलाइट लिया हुआ है। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है डी, साइमन इज बीइंग वेरी पोलाइट। साइमन बहुत पोलाइट है इस मोमेंट पे क्योंकि वो अपना अच्छा इंप्रेशन देना चाहता है, हैज़ बीन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, ही वॉज कॉन्फिडेंटली पर्टेनिंग हिज इनोसेंस क्विकली स्ट्रिडेंटली हार्सली। यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, ये वर्ड होता है, इसका मतलब होता है हार्स या फिर लाउड। तो हार्स और लाउड का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो डाउट हो सकता है, अगर मतलब पता है तो इसमें आप डाउट नहीं खाओगे। हार्स बिल्कुल नहीं हो सकता, ही वॉज हार्सली पर्टेनिंग हिज इनोसेंस। हार्सली मतलब होता है जोर शोर से, तो हार्सली पर्टेनिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंटली पर्टेनिंग हिज इनोसेंस, वो अपना इनोसेंस पर्टेन कर रहा है कैसे, कॉन्फिडेंट होके। क्विक भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्विक पर्टेनिंग हिज इनोसेंस, जल्दी से अपना इनोसेंस पर्टेन कर रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बैठता है, तो ऑप्शन जो जाएगा वो ए जाएगा। नेक्स्ट है, मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर बिगेन ओरिजिनेटेड स्प्रैंग एंड स्टार्टेड। यहाँ पे जो स्प्रैंग है, स्प्रैंग का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा। कहते हैं ना कि पहिया वगैरह चल रहा हो तो उसको रोकने के लिए लकड़ी का टुकड़ा होता है, तो ये एक तरीके से लकड़ी का टुकड़ा है, कोई चीज़ है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अगर स्प्रैंग का मतलब नहीं पता है तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, और इन तीनों के मतलब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। बिगिन का मतलब वो होता है कोई चीज़ शुरू करना, स्टार्ट का मतलब ये होता है कोई चीज़ शुरू करना, ओरिजिनेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ से आरंभ हुई थी इस सेंस में। तो मेनी मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर ओरिजिनेटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो बी है कि कई साल पहले, कई हजार साल पहले ओरिजिनेट हुआ था। बिगिन नहीं हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ था। बिगिन और स्टार्ट का मतलब होता है जब हम कोई काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो दिस प्रॉब्लम, नेक्स्ट है, दिस प्रॉब्लम्स कॉल्स फॉर, कॉल्स ऑन, कम्स अक्रॉस, कम्स इनटू ए लॉट ऑफ थॉट। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि दिस प्रॉब्लम्स कॉल्स फॉर, पहले तो आप सबके मतलब समझ लीजिए। कॉल्स फॉर का मतलब होता है नीड, जरूरत होना किसी चीज़ की। डिमांड भी होता है। कॉल ऑन का मतलब होता है कि आप कहीं किसी से मिलने जाते हो तो वहाँ पे कॉल ऑन का मतलब होता है पे विजिट, पे विजिट, इस सेंस में इस्तेमाल होता है। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस। कम इनटू होता है कम्स इनटू माय माइंड, इसलिए होता है कि अचानक दिमाग में आना। तो यहाँ पे जो आपको अगर मतलब सबके पता है तो आसानी से आप समझ जाओगे कि ज़रूरत है। दिस प्रॉब्लम नीड्स ए लॉट ऑफ थॉट, कॉल्स फॉर ए लॉट ऑफ थॉट। तो कॉल्स फॉर का जो मतलब होता है वो नीड होता है, जरूरत होना, तो ए पार्ट यहाँ पे सही होगा। बस आपको इन फ्रेजेस के मतलब पता होना चाहिए सही से, अगर नहीं मतलब पता है तो एग्जाम में आप बहुत कंफ्यूज होगे। स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इराडिकेटेड इन फ्रॉम विथ इन आउट ऑफ इंडिया। समझिए, इराडिकेटेड समथिंग फ्रॉम समवेयर होता है, इराडिकेटेड समथिंग फ्रॉम समवेयर होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। अब अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए, इन भी ले सकते हो, विथ इन भी ले सकते हो, आउट ऑफ भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, बी पार्ट जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ ए सडन फायर, ब्रोक अवे, ब्रोक इन, ब्रोक डाउन, ब्रोक आउट। ब्रोक के साथ ये सारे के सारे वर्ड्स लगते हैं और उनके मतलब अलग अलग होते हैं। अगर आपको सबके मतलब अच्छे से नहीं पता है तो आप फिर इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। चलिए इनके मतलब समझ लेते हैं। ब्रोक अवे, ब्रोक अवे का मतलब होता है जैसे आपका कोई रिलेशनशिप हो या कनेक्शन हो, उसका टूट जाना। ब्रोक इन का मतलब होता है जैसे दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही हो, अगर आप वहां पे बीच में इंटरप्ट कर दो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ब्रोक इन। ब्रोक डाउन का मतलब ये होता है कि एक तरीके से रो पड़ना अचानक, और दूसरा ये होता है कि जैसे लार्ज कोई चीज़ है, बॉडी है, कोई पार्ट है, तो इसको स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड करना, ये केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ब्रोक आउट का मतलब होता है फैलना। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जो आपका फ्रेजल वर्ब है वो होगा ब्रोक आउट, क्योंकि जो आग है अचानक कमरे में फैल गई, इस सेंस में ब्रोक आउट आएगा। नेक्स्ट है, द मीटिंग
वाउंडेड अप, राउंडेड अप, टुक ऑफ, कॉट ऑफ विद द नेशनल एंथम। यहाँ पे अगर इन सारे फ्रेजल वर्ब्स के मतलब आपको पता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो चलिए समझ लेते हैं। वाउंड अप का मतलब क्या होता है? वाउंड अप का मतलब होता है फिजिकली टेंशन में आना। राउंडेड अप का मतलब होता है किसी चीज को, किसी मीटिंग वगैरह को सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूड करना। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका यही होगा, बी पार्ट, कि जो मीटिंग है नेशनल एंथम के साथ राउंडेड ऑफ हो गई, सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूड हो गई। टुक अप का मतलब होता है स्टार्ट होना। कॉट अप का मतलब होता है किसी ऐसी चीज में फंस जाना जिसमें आप चाहते नहीं हो, या किसी ऐसे काम को करना जो आप करना नहीं चाहते हो। तो एक तरीके से होता है फंस जाना, कॉट अप का मतलब। तो ये रहे आपके आज की रिवीजन क्लासेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको डाउट क्रिएट कर सकते थे। आगे आने वाली रिवीजन क्लासेस में मैं ऐसे कुछ और क्वेश्चंस लेने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कराती है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो 6-7 और रिवीजन की क्लासेस होने वाली है उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ये रिवीजन क्लासेस मत मिस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इससे आपके स्कोर बहुत अच्छे हो सकते हैं एग्जाम में। सो अभी के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।